हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पैडागोजी करेंगे। जेटेट के लिए 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे भी। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, मिसिस रीना अ टीचर हु बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट। अब यहाँ पे एक टीचर है जिसका नाम मिसिस रीना है। उसे ऐसा लगता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे, अपने तरीके से सीखे। बिकॉज शी थिंक्स दैट, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, जो बच्चे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे, क्योंकि उसका ये मानना है ऑल लर्नर्स मस्ट लर्न ऑन देयर ओन। जो बच्चे हैं वो अपने वे में सीखे, जिस तरीके से उनको सीखना है। चिल्ड्रन मस्ट इंजॉय देयर लर्निंग, जो भी वो लोग सीख रहे हैं उसमें इंजॉय करें। एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज टू लर्निंग, सारे पर्सन जो भी सीख रहे हैं उसमें एक्सपोज होना जरूरी है। या एवरी लर्नर इज अ यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। जितने लर्नर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, यूनिक होते हैं और उनको एक चांस की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो लोग अपनी एबिलिटी को जो है बेस्ट वे में डेवलप कर सकें। तो हम लोग आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे। एवरी लर्नर इज यूनिक, सारे लर्नर्स यूनिक होते हैं। उनको ज़रूरत होती है एक चांस का जहाँ पे वो लोग अपने आप को अपना जो एबिलिटी है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है उसको और अच्छी तरह से विकसित कर सके, अच्छा तरीका से डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लर्निंग ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑफ पैडागोजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं उसको जानना अच्छी तरीका से। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। When the children seems to lose interest in the lesson, a teacher should, जब बच्चे अपने इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चे अपना इंटरेस्ट, अपना जो एक ध्यान है वो नहीं दे रहे हैं, वो अपना ध्यान अगर भटका रहे हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। क्या उसको कोई स्टोरी सुनाना चाहिए या फिर कोई एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कंडक्ट करवाना चाहिए। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम्स, क्या बच्चों को सिर्फ बोल देना है कि आप चुपचाप से बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, क्या उनको क्लासेस के समय में क्लास से बाहर निकाल के बोल दे कि तुम जाओ बाहर में जाके खेलना। या आस्क देम टू स्लीप फॉर अ व्हाइल, या उनको कुछ समय के लिए सो जाने के लिए बोलना है। तो यहाँ पे जब बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं किसी चैप्टर में, जब टीचर पढ़ा रही है, तो उसमें क्या करना है? टेल अ स्टोरी, ए नंबर के साथ चलेंगे हम लोग। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। जब हम लोग कोई स्टोरी बोलते हैं या कोई एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है ना, बच्चों की जो उनकी इंटरेस्ट होती है वो जग जाती है और फिर से वो लोग क्या होते हैं, फिर से अपने क्लासरूम में अपना जो एक्टिविटी है वो दिखाने लग जाता है। वो लोग फिर बहुत एक्टिव हो जाते हैं हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे टीचर को या तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई स्टोरी बताना है या तो उसी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी, ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाना है जिससे बच्चे जो है एक्टिव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। ग्रुप प्रोजेक्ट, जब हम लोग कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम लोग किसी बच्चों को 2-4 बच्चों को 4-5 बच्चों को एक ग्रुप में डाल देते हैं और कुछ प्रोजेक्ट देते हैं कि इसमें आप लोग को ये काम करना है, तो उससे बच्चा को क्या मदद मिलता है, उससे बच्चा को क्या, उनका क्या विकसित हो जाता है, उनके साथ क्या होता है, क्या डेवलप होता है। हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, क्या उनका हाई लेवल ऑफ एम्बिशन जो है अचीव करने के लिए उनको प्रेरणा मिल जाती है। कोलाबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलाबोरेशन मतलब होता है जहाँ पे बच्चा सहयोग देने लगता है
और जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है जहाँ पे बच्चा अपना ब्रेन यूटिलाइज करने लगता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जहाँ पे बच्चा अपना दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। या थर्ड नंबर है कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स। सिर्फ कंपटीशन ही करेंगे बच्चे लर्नर्स जो है ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, तो ये सिर्फ नहीं हो सकता है। गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स, सिर्फ रट लेने से या सिर्फ दिमाग पर रखने से वो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट उनको दिया गया ऐसा तो नहीं होता है। तो जब हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उन लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे से, और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम लोग 4 बच्चों को एक साथ रखते हैं तो चारों बच्चे जो होते हैं सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है। यहाँ पे अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा तो 4 बच्चा मिलकर 4 क्वेश्चन पूछेंगे। तो 4 बच्चों को जब हम एक साथ रखते हैं तो चारों बच्चे बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके वो लोग बहुत अच्छी तरह से अपना ब्रेन को यूटिलाइज करने लगते हैं। तो हम लोग चलेंगे आंसर नंबर बी से, कोलाबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन। किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं थिंकिंग स्किल बच्चों में। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब वो होता है जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, किसी भी जो हकीकत होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें बच्चा का थिंकिंग स्किल जो है डेवलप नहीं होगा। क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन रीडिंग टेक्स्ट, आपने एक पैराग्राफ दे दिया और आप उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या बच्चा का थिंकिंग स्किल डेवलप होगा? नहीं होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मतलब अगर आप स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट इज योर एम्बिशन टू बिकम इन योर लाइफ, तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया उसके लिए, और जिसका वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीका से अपने वर्ड्स में देगा, तो ये थिंकिंग स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो यस या नो होते हैं। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है, हाँ या ना, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सा ऐसा बच्चों के लिए करे कि बच्चे अपना जिम्मेदारी जो है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें लर्निंग के लिए। सिर्फ पहला है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे चैट करने के लिए या इंटरनेट के लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही है, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जब बच्चा जितना क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, उतना ही उनको सही आंसर मिलेगा और उतना ही उनकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी। अगर हम लोग बच्चा को सिर्फ गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, सिर्फ होमवर्क देंगे, वर्क देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे घर पे करने के लिए, तो इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, वो अपना जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ इतना ही लगेगा कि बस मैम ने हमें इतना वर्क दिया या सर ने हमें इतना वर्क दिया, हमें इतना करना है, दूसरे दिन हमें जाके इतना सबमिट कर देना है, तो वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। फोर्थ है डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग डिसीजन एंड हाउ दे लर्न बेस्ट। उनको डिस्करेज करना है स्टूडेंट को कि उनको ये डिसीजन नहीं लेना है और जिस तरीके से वो लोग सीख सकते हैं उनको डिस्करेज करना है। तो डिस्करेज तो कभी करना ही नहीं है, हम लोगों को इनकरेज करना है। जब स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हम लोग को और उनको इनकरेज करना कि और क्वेश्चन हमसे पूछे, और उससे वो जो है और सीखेगा, उसका जो माइंड है वो और ब्रॉड होगा। अगर हम लोग एक क्वेश्चन बताएंगे उसको और उसका आंसर अगर वो दे देता तो उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम्स वुड हेल्प द चाइल्ड टू। जब हम लोग क्लासरूम में कोई सॉन्ग्स प्ले करते हैं, राइम्स प्ले करते हैं या गेम्स करवाते हैं, तो इसमें बच्चों को क्या मदद मिलता है, क्या हेल्प मिलता है? ओवरकम शाइनेस। देखिए कोई बच्चा अगर बहुत शाई है क्लास में, बहुत शर्माता है क्लास में, किसी के साथ बात करने से डरता है या फिर उसे अच्छा नहीं लगता, उसे तो शर्म आती है, तो जब हम लोग उसको कोई एक्टिविटी क्लास में करवाते हैं तो उसका जो शाइनेस, जो शर्म होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर वो बच्चों के साथ क्या होता है, गेट टुगेदर इंटरेक्ट करने लगता है। तो ओवरकम शाइनेस बिल्कुल सही है। उसके बाद डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। देखिए एक दिन बच्चा हेजिटेट करेगा अगर क्लासरूम में अगर आप कुछ एक्टिविटी करवाते हैं या सॉन्ग करवाते हैं, राइम्स करवाते हैं, दूसरे दिन हेजिटेट करेगा, लेकिन थर्ड डे से उसको कॉन्फिडेंस वो धीरे धीरे गेन करते रहेगा और उसका इंटरेस्ट हो जाएगा कि मुझे क्लास में जाना है और मुझे जो है मैम जो है गेम्स करवाने वाली एक्टिविटी करवानी है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है।
मोटिवेट टू स्पीक, क्या उसको सिर्फ बात करने के लिए प्रेरणा भी आती है? हाँ, तो ये ऑल ऑफ दिस जो है सही है, तीनों की तीनों जो है सही है। जब हम लोग ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चा जो है अपने शाइनेस को ओवरकम करता है, कॉन्फिडेंस गेन करता है, इंटरेस्ट आता है और उनको मोटिवेट होता है क्लास में बात करने के लिए सबसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज एन, इंडिया के संविधान के अनुसार इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज आपका हिंदी है, ठीक है। लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज मतलब होता है यूपीआई का जो लिंक होता है वो, और हमारे पास बहुत सारे लिंक होते हैं ना, तो क्या सिर्फ वही लैंग्वेज इंग्लिश, या विंडो लैंग्वेज? विंडो मतलब जो कंप्यूटर हम लोग C++ करते हैं उस टाइप का लैंग्वेज है। तो सही आंसर है 4, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है ये? क्योंकि इंग्लिश जो है हर एक स्टेट्स में, अगर आप बैंक में या कोई भी गवर्नमेंट के वर्क करने के लिए जाइएगा तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज का भी फॉर्म मिलेगा। आप लोकल लैंग्वेज से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इंग्लिश से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसीलिए इसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर हम लोग झारखंड में हैं तो झारखंड में हिंदी भी मिलेगा आपको, इंग्लिश भी मिलेगा। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा। अगर हम लोग साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ पे साउथ जो तेलुगु लैंग्वेज होता है वो भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा। तो वहाँ पे जो उनका लोकल लैंग्वेज के साथ जो इंग्लिश एडिशन होता है उसीलिए हम उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज में नहीं आता तो आप इंग्लिश के लैंग्वेज में कोई भी फॉर्म, कोई भी गवर्नमेंट का वर्क कर सकते हैं। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, अगर किसी टीचर को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पता है तो क्या होता है? बिकम्स अ बर्डन टू अ टीचर इन लैंग्वेज क्लासरूम, क्या टीचर के लिए वो बर्डन है क्लासरूम में कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज उसे पता है? कन्फ्यूजेज द लर्नर वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, क्या जो लर्नर्स है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं न्यू लैंग्वेज सीखने के समय? अगर अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा या कोई टीचर को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस होते हैं तो ये क्या कन्फ्यूज करता है लर्नर्स को नया चीज़ सीखने के लिए? इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है वो हिंदी पढ़ा रही है, हिंदी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स है जिसको इंग्लिश अच्छा से आता है, तो वो दोनों लैंग्वेज लेके चल रही है, तो क्या है ये हेल्पफुल है, मदद मिलता है इससे, ठीक है। इससे मदद मिलता है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों को मिक्स करके बात करेंगे तो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, या फिर उनका जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भी उसको हेल्प मिलेगा उससे। कॉज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नहीं, इंटरफेयर बिल्कुल ही नहीं करता, ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। अ टीचर एंगेजेस हर लर्नर इन फन एक्टिविटी बिफोर बिगनिंग अ न्यू लेसन, एक टीचर्स है जिन्होंने फन एक्टिविटी में सारे लर्नर्स को एंगेज कर दिया एक लेसन स्टार्ट करने से पहले। द पर्पस ऑफ दिस, ये करने का इनका पर्पस क्या था? एक्टिविटी, दिस पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू, ये करने से पहले इनका पर्पस क्या था, क्यों इन्होंने इनको किसी फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया? डिसिप्लिन द लर्नर बिफोर लेसन, सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए लर्नर्स को, कि लर्नर्स जो है लेसन सीखने से पहले जो डिसिप्लिन हो जाए, क्लास में चुपचाप से शांति से बैठे। डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लर्नर मतलब जैसे कि क्लास में अगर बच्चा बैठा हो तो उसे पता है कि अब हमारा स्पोर्ट्स है, गेम्स पीरियड है, अभी मुझे बैडमिंटन खेलने जाना, अभी मुझे क्रिकेट खेलने जाना, तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने क्लासरूम में डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये एक्टिविटी करवाया। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, देखिए टीचर अगर एक्टिविटी करवाए तभी भी उनका वर्कलोड सेम होता है, अगर वो कोई चैप्टर को पढ़ाए तो भी उसका वर्कलोड सेम होता है, तो रिड्यूस द वर्कलोड तो यहाँ भी होगा नहीं ना। फोर्थ का आंसर है मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर, फोर्थ के साथ चलेंगे हम लोग डी के साथ। मोटिवेट मतलब यहाँ पे जो प्रेरणा देते हैं उनको लर्नर्स को, और एनर्जाइज मतलब होता है यहाँ पे जहाँ पे वो लोग जो है अपना जो उत्साहिता जो होता है, उनका जो सीखने का जिज्ञासा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब कोई एक्टिविटी, फन एक्टिविटी करवा दिया जाता है लेसन स्टार्ट करने से पहले, तो उसके बाद लर्नर्स को भी क्लास में चैप्टर सीखने में इंजॉयमेंट होता है। तो मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर्स होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी लेंदी है, देख लेते हैं लेकिन एक बार। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द लर्नर्स, अ टीचर गिव्स some short text and asks her learners to frame question. Her primary object is to, अब एक टीचर है जिन्होंने बच्चों को क्वेश्चन आंसर पूछा नहीं, उन्होंने उन्हें एक क्या कर दिया, शॉर्ट टेक्स्ट दिया है और उसी से कहा है कि
आस्क्ड हर टू फ्रेम क्वेश्चन, कहा है उनसे एक पैराग्राफ दे दिया है टीचर ने बच्चों को, कहा है उसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी किसी स्टूडेंट्स को जो टीचर है उन्होंने क्या किया, बच्चों को जो है एक पैराग्राफ दे दिया, एक टेक्स्ट दे दिया, शॉर्ट टेक्स्ट, और कहा है इसी से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्या टीचर का ऑब्जेक्ट है कि वो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उनका हेल्प ले। मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस बाय द टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, लर्नर्स को ये रियलाइज करवाना, ये उनको महसूस दिलाना कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो कितना डिफिकल्टीज होता है, ये करने के लिए। एनहांस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे सी के साथ चलेंगे, एनहांस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकर। यहाँ पे जो है लर्नर्स को एनालाइज करने होते हैं, एनालिटिकल मतलब होता है वो अपना ब्रेन को यूज़ करे कि क्वेश्चन जो पैराग्राफ मिला उसी से क्वेश्चन वो फ्रेम करे। तो उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जो ब्रेन होता है, वो काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पे एनहांस मतलब उनका जो ब्रेन काफ़ी यूज़ होगा, जिसकी वजह से वो अपना माइंड उसका जो है शार्प होगा। तो एनहांस करने के लिए उन्होंने ये दिया है। ट्रेन द लर्नर एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटल्स, नहीं ये नहीं होगा, सी नंबर पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। After a storytelling session, the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learner. After a story, एक स्टोरी बताया गया है, उसके बाद उस सेशन के बाद द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो लर्नर्स है उनको बोला गया है जो एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का अंत है, उसको चेंज करना है। दिस विल हेल्प द लर्नर्स, अब ये क्या मदद करेगा लर्नर्स के लिए, अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर। सिर्फ ग्रामर बेटर के लिए तो होगा नहीं, अगर ग्रामर सिखाना होगा तो क्यों ना टीचर डायरेक्टली ग्रामर ही सिखा देगी, नीचे का पोर्शन जो एंडिंग पार्ट है उसको चेंज करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, लाइब्रेरी स्किल्स डेवलप करने का इसमें कुछ है ही नहीं इसके साथ। इवेल्यूट द टीचर्स ऑरिजिनलिटी, नहीं ये भी नहीं होगा। बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, यस यहाँ पे जब बच्चों को हम लोग कुछ स्टोरी के एंड में अगर हम लोग बोल देते हैं कि कुछ चेंजेस करो अपने से, तो बच्चा क्या होता है, सोचने लगता है। तो जब वो सोचता है तो उसका जो इमेजिनेशन पावर होता है वो काफ़ी शार्प हो जाता है, काफ़ी अच्छा तरीका से लोग सोचता है, और उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो काफ़ी बन जाता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपना क्रिएटिविटी और अपना इमेजिनेटिव थिंकिंग को क्या कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है और उसको डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक फैन डे, जो यंग लर्नर्स है वो टेक्स्ट बुक में एक प्ले है, तो उनको वो इंजॉय कब करेंगे, किस तरीका से कर सकते हैं। लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, क्या टीचर सिर्फ रीड करेंगे प्ले तो बच्चे इंजॉय करेंगे, नहीं। एनैक्ट द प्ले, गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, सिर्फ प्ले का जो डिटेल्ड है कि राइटर कौन है, प्ले में क्या हुआ था, स्टोरी में क्या हुआ था, वैन हुआ था, हाउ हुआ था, वेयर हुआ था, सिर्फ यही सुनने में वो लोग जो है इंजॉय करेंगे। रीड द प्ले साइलेंटली, सिर्फ चुपचाप से स्टोरी को साइलेंटली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एनैक्ट द प्ले, जब वो लोग इसी प्ले पे, इसी स्टोरी पे रोल प्ले करेंगे तो उससे वो लोग बेटर सीखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है रोल प्ले करने का, टू इवेल्यूएट डायलॉग्स राइटिंग स्किल, सिर्फ इवेल्यूएट करना होता है डायलॉग को। टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट्स, प्रमोट करना होता है रीडिंग हैबिट को। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। देखिए एक्टिंग टैलेंट के लिए वो कुछ और कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया जब कोई रोल प्ले करता है। तो जैसे कि हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में दो इंसान जब एक दूसरे से डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है, जो मतलब क्षमता होती है, जो बोलने का वे होता है, वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे सी के साथ चलेंगे। जब हम लोग कोई भी रोल प्ले करता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे अभी। अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है, वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल ही सहयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लर्नर्स एक्टिव है। अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर लर्नर्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं लर्नर्स के लिए क्लास में। चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, सिर्फ बच्चे जो है सेंटर में बैठे हैं क्लासरूम के। चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर,
एक बच्चा जो है दूसरा बच्चा को सिखा रहा है और वहाँ पे टीचर जो है मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग बी के साथ जाएंगे। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कब होता है? जब बच्चे जो होते हैं, तब जब बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं और वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स। जैसे कुछ बच्चे अगर इंटरेस्टेड है ड्राइंग के लिए तो वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे अगर इंटरेस्टेड है वहाँ पे पेंटिंग के लिए तो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक्टिव है वहाँ पे कि मुझे वर्ड गेम खेल रहा है। तो सारे बच्चे वहाँ पे अपने अपने वे में एक्टिव है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बी के साथ जाएंगे। अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर। जितने एक्टिविटीज़ करवाएंगे आप उतने बच्चा जो है एक्टिव रहेगा और उतना ही बच्चा खुल के और निखर के जो है क्लासरूम पे आएगा। और बच्चों जो आपकी टीचर्स के साथ है काफ़ी अच्छा से वो लोग इंटरेक्ट भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड हर क्लास सीम्स टू बी नॉइजी। शी इज़ प्रॉबली। अब एक टीचर है जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रही है और उस क्लास में बहुत नॉइज़ हो रहा है, बहुत आवाज़ हो रहा है। शी इज़ प्रॉबली। अब वो क्या कर रही है? और टीचिंग अ क्राउडेड क्लास। क्या वो बहुत सारे बच्चे बहुत क्राउडेड है, भीड़ को पढ़ा रही है? नॉट एबल टू, यहाँ पे नॉट होगा। नॉट एबल टू मैनेज अ क्लास। क्या वो क्लास को मैनेज करने के लिए उसकी क्षमता नहीं है? नॉट बॉदर्ड अबाउट द नॉइज। क्या उसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है या वो केयर नहीं कर रही? हैविंग अ ग्रुप वर्क। तो यहाँ पे हैविंग अ ग्रुप वर्क। व्हेन अ टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम एंड हैविंग अ लॉट ऑफ नॉइज। जब टीचर जो है क्लासरूम में कुछ पढ़ाते हैं और बहुत सारे आवाज़ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि टीचर जो है वहाँ पे ग्रुप वर्क करवा रहे हैं। क्योंकि जब ग्रुप वर्क होता है तो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो नो डाउट वहाँ पे थोड़ा से नॉइस क्रिएट हो जाता है। तो हैविंग अ ग्रुप वर्क। 17 में चलेंगे हम लोग। अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विथ पोएम। एक लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है क्लास 1 में जो पोएम से स्टार्ट होता है। सेंटेंस एंड एंड्स विथ अल्फाबेट। पहले वो पोएम से स्टार्ट हुआ, फिर वो सेंटेंस से स्टार्ट हुआ और फिर एंड्स हुआ अल्फाबेट से। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पैडागोजी। इसे किस टाइप ऑफ अप्रोच बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच में पहले जैसे ऊपर से नीचे की ओर आना। ठीक है, पहले उसने क्या पढ़ा है? पहले उसने पोएम पढ़ा है, फिर उसने सेंटेंस पढ़ा है और फिर वो एंड में क्या हो रहा है? अल्फाबेट पे आ गया। और यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? पहले वो अल्फाबेट पढ़ाते हैं, फिर लेटर पढ़ाते हैं, फिर सेंटेंस फ्रेम करना सिखाते हैं, फिर पैराग्राफ फ्रेम करना सिखाया जाता है, फिर वो स्टोरीज में आता है। तो उसे हम लोग बॉटम अप अप्रोच बोल सकते हैं। यहाँ पे पहले पोएम है, पहले बड़ी सी छोटी इकाई की ओर आ रहे हैं तो पहले पोएम है, फिर सेंटेंस है, फिर एंड विद अल्फाबेट है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे नीचे की ओर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डैश इज अ पर्टिकुलर वे अ लर्नर प्रेफर्स टू लर्न अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। इसमें डैश पर्टिकुलर वे है जिसमें लर्नर जो है प्रेफर करता है सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए या फिर फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने के लिए। कॉग्निटिव स्टाइल में बच्चा जो है अपना सोच के समझ के अपना ब्रेन यूज़ करता है। कॉग्निटिव प्रोसेस जहाँ पे बच्चा हर एक चीज़ को ऊपर से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बच्चे जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लेटरल अप्रोच होगा। लेटरल अप्रोच में क्या होता है? बच्चा देखता है जो ग्रामर का रूल्स होता है, जो अगर वो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लिटरल अप्रोच है जहाँ पे उसे हर एक बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होता है। जब हम लोग ग्रामर सीखते हैं तो हमें कोई भी ग्रामर पोर्शन सीखते हैं तो हमें पता है ना उसका रूल्स क्या होता है, उसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब कोई सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सीखा जाता है तो लिटरल अप्रोच होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। 19 में चलते हैं। स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज फ्रिक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज। जब भी क्लासरूम में है स्टोरी टेलिंग, कोई भी क्लास में स्टोरी टेलिंग मतलब रिगार्डिंग आपका सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग आपका चैप्टर में कोई स्टोरी बता के हमेशा फ्रिक्वेंटली मतलब अधिक से ज़्यादा टाइम क्लास में यूज़ होना चाहिए। क्योंकि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर्स टू एंगेज इन अदर एकेडमिक टास्क। ये प्रोवाइड करता है स्पेस कि टीचर्स जो है कुछ और एकेडमिक टास्क में एंगेज हो जाए। इट रेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन। तो यहाँ पे 2 का आंसर, बी का जो आंसर है ये सही आंसर है बिल्कुल ही।
जब हम लोग क्लास में कोई स्टोरी पढ़ाते हैं बच्चों को अधिक से ज़्यादा टाइम, तो उससे बच्चों की जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन का वे होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। बच्चा इमेजिन करता है और खुद से लिखने भी लग जाता है फिर। तो यहाँ पे इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। A method is a body of that dash a teacher adopt in teaching learning process। अब टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में एक टीचर है, उनका उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, जैसा कि हम लोग लेसन प्लान वगैरह बना के जाते हैं क्लास में, या हर एक चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उसका डिटेल्स चेक करते हैं, डिटेल्स को लेके क्लास में जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे टेक्निक्स बोलते हैं। कोई भी टीचर जब क्लासरूम में जाती है तो वो पूरा अपना जो लेसन प्लान है उसको अच्छी तरीक़ा से मेंटेन करके जाती है कि मुझे बच्चों को पहले वर्ड्स बताना, फिर सेंटेंस बताना, फिर पैराग्राफ बताना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे टेक्निक्स बोलते हैं। उनका वे ऑफ टीचिंग जो होता है वो एक टेक्निक्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरीक़ा से उस प्रक्रिया को क्लास में बताए, क्लास में समझाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जेटेट का एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। CDP का नेक्स्ट क्लास होने वाला है। और थैंक यू सो मच।